अगर आप देश की बात करें, एक चीज डेफिनेटली हमने बहुत तरक्की करी है। देशभक्ति की भावना ये नहीं है कि मैंने लेपल पिन लगा लिया, मैं देशभक्त बन गया। करेक्ट। आपको लगता है कि स्पेशली आर्म फोर्सेस के नजरिए से अगर हम देखें तो वी आर मूविंग विद द वर्ल्ड? हाँ, लेकिन विद अ कॉशियस नोट। सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी मेंशन किया। एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट क्या था? किसी भी कंट्री को, हमारी कंट्री को भी एक लाइन सेट करनी है ना, टॉलरेंस लाइन। बिल्कुल। आप जब तक आर्मी टू आर्मी एंगेजमेंट होती थी, वो आपस में डील कर रहे थे। आपने एक टूरिस्ट सिविलियंस को हिट किया, इंक्लूडिंग लेडीज को, बच्चों को, जिस तरह से किया, तो उसका जवाब देना जरूरी था। सर, आपने कारगिल के बारे में मेंशन किया। आपको याद है वो लाइक फर्स्ट डे जब आपको पता चला कि वॉर चालू हो रही है? हम तकरीबन 3-4 दिन अपने बेस में रहे। बेस का जब मतलब है तो एक नाला जा रहा था और नाले के साथ में एक, जितना ये स्टूडियो आपका, इतनी लंबी एक गुफा मिली है। आई थिंक 12-13 ऑफिसर्स थे, वहीं हम अब गुफा में हम सोते थे। सर, आपने अग्निवीर के बारे में मेंशन किया। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहे कि एग्जैक्ट मॉडल क्या है और इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे सवाल पूछ रहे हैं। जब स्पेशल ऑपरेशंस के लिए आप कहीं पे जाते हो तो उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है? हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि सांप पकड़िए, उसे काटिए, उसके बाद पकाइए और खाइए। अगर एक कोई मेमोरी है जो आपके लिए, अगर मैं पूछूं कि सबसे पेनफुल मेमोरी है जो आज भी आपको याद आता है, तो इट्स वेरी पेनफुल फॉर यू, व्हाट वुड इट? मेरी आंखों के सामने मालूम कि एक ऑफिसर, एक जैसे 26 जवान शहीद हुए अलग अलग 2-3 अटैक के पीरियड में, और मेरे सामने उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेट के ले जाया गया। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से नेशनलिज्म और जिंगोइज्म में क्या फर्क है? Hi sir, welcome to the Indians podcast. We are really glad and privileged that you agreed to do this. जय हिंद एंड नमस्कार। इट इज इक्वली माई प्लेजर ऑल्सो टू बी विथ यू। जी जी। आप अभी मेंशन कर रहे थे कि जब आप आर्मी में थे तभी ये अलाउड भी नहीं था कि आप बाहर जाके किसी से भी बात करें, कोई भी इंटरव्यू दे। सो आपका आर्मी का जीवन कैसा रहा? आर्मी का जीवन मैं बोलूँगा इट वॉज ड्रीम कम ट्रू। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं दिल्ली में कॉलेज से निकला था और जब मैंने वेरियस जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया, उस समय एक रेस्ट्रिक्शन थी, शायद आज भी है, कि 21 ईयर से पहले आप एज ऑफिसर कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मैंने सारे एग्ज़ाम्स देने शुरू करे। तो उस समय IMA में आप ज्वाइन कर सकते थे 21 से पहले। एट द टाइम ऑफ पासिंग आउट आपको 21 होना चाहिए था। तो मैंने, कोई प्लान नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अप्लाई किया। मेरे को आ गया, एक इंटरव्यूज़ और फिज़िकल टेस्ट होते हैं बेंगलोर के लिए। मैंने कहा बेंगलोर घूम के आते हैं, तो बड़ी मस्ती में वो भी दे दिया। वहाँ से आ गया, वो भी थ्रू हो गए, तो आर्मी ज्वाइन कर ली। काफ़ी उस समय, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ 1980 के आसपास, उस समय अगर आप किसी से पूछेंगे करियर को लेके, होता था या तो हमारा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या IAS हो जाए या फिर आर्मी ऑफिसर, यही जनरली होते थे। तो दैट्स हाउ, जैसे आई से कि आई थिंक गॉड चाह रहा था कि मैं आर्मी में जाऊं, और मैं जो एक्सपेरिमेंटल वे पे मैंने एग्ज़ाम दी और सब किया, मैं सेलेक्ट हो गया और IMA चला गया। अगर उसके बाद की आप जर्नी की बात कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब पहले 6 महीने थे मेरे IMA में, वो अचानक एक आप स्ट्रीट बॉय को उठा के आर्मी के ट्रेनिंग में डाल दो। फिज़िकली भी मैं स्पोर्ट्स का शौकीन था, लेकिन फिज़िकली जो कंडीशनिंग चाहिए होती है आर्मी के लिए, वो नहीं थी ट्रूली स्पीकिंग, और साइकोलॉजिकल। तो पहले 6 महीने आई थिंक कोई भी जाएगा उसके लिए बहुत फिज़िकल, उस लेवल पे आना जो चाहिए होता है एग्ज़ाम्स पास करने के लिए, वहाँ पे फिज़िकल टेस्ट के लिए, और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, वो एक चैलेंज रहता है। और मेरे लिए भी वो चैलेंज था, बट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं डिटरमाइंड रहा और मैं करता गया। और दिसंबर 83 को IMA से मैं एज ऑफिसर बन के, उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, वो रैंक अभी नहीं है, एज सेकंड लेफ्टिनेंट आई पास्ड आउट फ्रॉम द IMA टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। सर, आपको याद है कि जब आपने पहली दफ़ा अपनी फैमिली को बताया कि आप आर्मी ज्वाइन करने वाले, तो उनका रिएक्शन कैसा था, स्पेशली आपकी मदर का? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब ये बात है 81 के अराउंड की, 71 वॉर उससे पहले 10 साल पहले हुई थी, हम सबको, पेरेंट्स वगैरह सबको मालूम था।
दे वर एक्चुअली नॉट रेडी फॉर इट. ओके. तो रेजिस्टेंस थी. और लेटर ऑन जब मैंने अपने फादर से बात करी, हमने जब देखा कि आपके पास में एक सिलेक्शन लेटर आया हुआ था और हम आपको मना कर रहे थे, तो मैं बहुत उदास रहने लग गया था. तो उन्होंने सोचा कि आपकी खुशी के लिए कि बच्चा जाना चाहता है. और ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, हम जहाँ जिस कॉलोनी में रहते थे, आजकल के ज़माने में उस टाइम के पड़ोसियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. वो हमारा जो पूरा ब्लॉक था वो फैमिली था. तो आस पड़ोसियों को मालूम चला कि ये कन्फ्यूज़न में है, वो भी घर आए. वो भी उन्होंने फादर को समझाया, बोला कि जाने दो. तो अल्टीमेटली ही एग्रीड और फिर मैं आर्मी में ज्वाइन करने के लिए चला गया. हाँ. आपकी मदर ने नहीं रेजिस्ट किया कि आपने जो याद दिलाया ना, मतलब मेरी मदर को मैं बोलता हूँ, कहते हैं गौ माता थी. अच्छा. वो बड़ी सिंपल, जो दिल में जो भी हो, लेकिन बच्चे की खुशी के लिए उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तू जो मुझे अच्छा लगता है वो कर ले. मुझे मालूम है उनके दिल में भी रहा होगा, जब घर में मेरे फादर बोल रहे थे तो उनके दिल में भी रहा होगा, लेकिन उनका भी जबान पे ऐसे बोला नहीं. सो आपका परिवार कौन से बैकग्राउंड से आता है, कौन से शहर से? हम लोग मतलब पेरेंट्स पार्टीशन के बाद में इंडिया आए थे. और शुरू से फिर दिल्ली में ही रह रहे थे. सेंट्रल दिल्ली में हम थे. फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, रेलवेज में, उसमें थे. और एक बड़ा अच्छा जो एक अम्बल बैकग्राउंड होता है उसके साथ में हमने ग्रो किया. हमारी छोटी सी जॉइंट फैमिली थी, मेरे चाचा साथ में थे. और जैसे मैंने बोला ना कि उस फैमिली के अलावा जो हमारे आस पड़ोस के 10-12 घर थे वो फैमिली का हिस्सा थे. हमें ये नहीं पता होता था ना किसी घर के बच्चे ने उस घर में खाना खा लिया या उस घर के बच्चे हमारे घर में आके खाना खा रहे हैं. वो एक बड़ा अच्छा, एक खूबसूरत माहौल होता था. कोई भी हमें थप्पड़ लगा सकता था, कोई हमने गलती की. आज के दिन में तो पेरेंट्स झगड़ने आ जाएंगे कि आपने मेरे बच्चे को डांटा क्यों. उस समय जब थप्पड़ लगता था हमें किसी पड़ोसी से, हमें एक डर लगता था कि वो घर में बता ना दें, घर में और पड़ेगी मार कि भी तुम कुछ गलत कर रहे थे बाहर. जो उन्होंने घर में नहीं देखा, उन्होंने देखा. तो आज जब मैं सोचता हूँ और आज का माहौल सोचता हूँ, मुझे लगता है वो माहौल बहुत अच्छा था. बहुत अच्छे ज़माने में हम पढ़े, एक दिल खुले होते थे, सिंप्लिसिटी होती थी. बहुत मज़ा आया. वो बचपन की जो यादें हैं दोस्तों के साथ में अभी भी हम लोग जुड़े हुए हैं. तो बारिशों में भीगना, ये अब अगस्त का टाइम आ रहा है, अगस्त में खूब पतंगे उड़ाई हैं छत के ऊपर. और छत के ऊपर भी है ना, दौड़ना, भागना, खेलना. और सिंपल गेम होते थे, मतलब जो आजकल के शायद बच्चों का मुझे मालूम नहीं कि कितने लोग खेलते होंगे. मतलब पुराने ज़माने में कोई मॉडर्न गेम तो होते नहीं थे, मोबाइल तो होते नहीं थे. तो जो खेलना है बाहर खेलना है. तो हमने गुल्ली डंडा भी खेला है, हमने वो बंटे जो कंचे बोलते हैं वो भी खेले हैं. हमने सब कुछ टाइप के जो उस टाइप की जो गेम सुनी होंगी आपने, क्योंकि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही था. मुझे याद है एक दिन हम छत पे लंगड़ी टांग खेल रहे थे. तो कोई दूसरा भागता हुआ आया कि तब विविध भारती शुरू हुआ था, एड्स आने शुरू हुए थे. आई डोंट इवन रिमेंबर वो कौन सा साल था, मस्ट बी 73-74 के आसपास होगा. तब कोई आता है कि एड्स आ रहे हैं. दोज आर दी ब्यूटीफुल मेमोरी. और इतने हम बच्चे होते थे उस ब्लॉक के अंदर, मुझे शायद 20 तो होंगे. सारे मिलके खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, गिरते थे. ब्यूटीफुल टाइम, ब्यूटीफुल जो बचपन की यादें हैं वो आज तक जिंदा. जी जी सर, आपके हिसाब से तब के भारत में और अब के भारत में क्या फ़र्क है? अगर आप देश की बात करें तो एक चीज़ डेफिनेटली हमने बहुत तरक्की करी है. और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से भारत में जो डिफरेंस आया है, हम गांव से या छोटी सिटी से निकल के बड़ी सिटीज़ के अंदर कंसंट्रेट होते जा रहे हैं. वो मुझे लगता है कि बैलेंस ग्रोथ नहीं है किसी कंट्री के लिए. हमारे अगर अच्छे हब्स रहेंगे ऑफ एनी नेचर, वेदर आईटीज़ के, वेदर एग्रीकल्चर के, किसी चीज़ के भी, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, एक तो बैलेंस होता है, एक इको बैलेंस जो होता है कंट्री का वो रहता है. दूसरा जो कंडीशन मुझे बड़ा अफसोस होता है, चाहे मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ चाहे मुंबई में, जो यहाँ पे कंजेशन या बाकी चीज़ों की हैं, वो हाल देख के मुझे लगता है कि एक लिमिटेड स्पेस, एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट दे सकता है पॉपुलेशन को. और अगर कंट्री वाइज बात करूं, अभी हमने कुछ सालों से बहुत तरक्की करनी शुरू करी है और हर फील्ड में करनी शुरू करी है.
और हमारे देश में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोबारा एक जो देशभक्ति की भावना को जागृत करना करेक्ट डायरेक्शन के साथ में। देशभक्ति की भावना ये नहीं है कि मैंने लेपल पेन लगा लिया मैं देशभक्त बन गया। करेक्ट। हम जो काम कर रहे हैं हमारे पास अगर ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे पर मंथ 3 लाख की सैलरी लूँ वर्सेस 10 लाख की सैलरी अब्रॉड लूँ और सेम फील्ड में काम करूँ, आई थिंक सम गुड ब्रेन शुड कंटिन्यू टू वर्क फॉर इंडिया ऑल्सो। यहाँ पर भी देश में रहें और देश में जो तरक्की चाहिए इसमें रोल एक्चुअली सबका है। बिल्कुल। और मैं चाहे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हों, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, बिजनेसमैन हो, कोई प्रेस में काम कर रहा है, मीडिया, हर का रोल है। एक भावना चलनी शुरू हुई है लेकिन उसको अभी ज़रूरत है आगे और सुदृढ़ करने की, उसको इकट्ठा करके ज्वाइन करके उसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की जी। क्योंकि आजकल का जो वर्ल्ड का डायनामिक्स है उसमें आप अपने पैरों पे खड़े हो हर चीज़ के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। Correct. तो जो डिफरेंस है पहले के डायनामिक्स और अब के डायनामिक्स में, पहले इतनी वरीज नहीं होती थी जितनी वरीज आज हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के कारण। तो वो जो डिफरेंस है वो बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को देखना, समझना, उस पर काम करना। आपको लगता है कि स्पेशली आर्म फोर्सेस के नज़रिए से अगर हम देखें तो वी आर मूविंग विद द वर्ल्ड, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हो या फिर जो हमारे आर्म फोर्सेस में जितने लोग काम करते हैं उनकी बेटरमेंट अपलिफ्टमेंट के लिए हो? अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो बोलूँगा हाँ, लेकिन विद अ कॉशियस नोट। ओके। मैं हाँ बोलूँगा कि यस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में हम जा रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपने ये सोचना है कि हम किस लेवल से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए एक पीस लविंग नेशन है आपके साथ में जी। मान लीजिए हम बोले भूटान या नेपाल, पीस लिविंग नेशन है, आपका इमीडिएट कोई कॉन्फ्लिक्ट होना है तो उनसे होना है, तो आपको टेक्नोलॉजी की बारे में नहीं सोचना। लेकिन अगर आप पिस्ट होते हैं पाकिस्तान से, आपको एक टेक्नोलॉजी का लेवल अलग चाहिए क्योंकि वो ड्यूली सपोर्टेड होगा बाई चाइना एंड जैसे ओपनली आया था टर्की। जी। अगर आप डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं चाइना के, आपका टेक्नोलॉजिकल जो लेवल है वो बहुत डिफरेंट लेवल पे होगा। करेक्ट। आप कहीं पे वर्ल्ड लेवल पे कोई बात होती है तो वो भी एक डिफरेंट होगा। तो ये कंपेरेटिव चीज़ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यस, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे जा रहे हैं, बट आई एम विद अ कॉशियस नोट सेइंग हमको आगे और इस पे बहुत गंभीरता से सोचना है। और ये चीज़ अभी ऑप सिंदूर में प्रूव हो गई थी कि आपको जो टेक्नोलॉजी है आपकी होम ग्रोन मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। करेक्ट। क्योंकि अगर उसमें चाइनीज़ या कुछ चीज़ एम्बेडेड है या कोई भी जिसको कोई इंटरफेयर कर सकता है बाद में, तो वो करेक्ट मौके पे, क्रिटिकल मौके पे वो आपको हो सकता है सपोर्ट ना करे। तो यू हैव टू बी कॉशियस। और ये कॉन्शियसनेस मैं जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं डिटेल बोल भी सकता हूँ, आ चुकी है अब। लेकिन ये है उसको एग्जीक्यूट करने में एक ऑप सिंदूर वाज अ गुड लेसन मेरे हिसाब से। तो हमको कई चीज़ें और हर लेवल पे समझ में आई हैं। और लड़ाई जो है वो आर्मी की लड़ाई नहीं है, इसे होल नेशन की लड़ाई है ये। तो जब तक हमारी R&D या कुछ पॉलिसीज हैं उस पर नहीं करेंगे तो ये सब रहेगा उसके अंदर। तो दैट्स व्हाट इज माय टेक। जी जी सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी मेंशन किया, तो जब ऑपरेशन चल भी रहा था तो बहुत जगह से बहुत तरीके के न्यूज़ आ रहे थे, कुछ वेरीफाइड भी नहीं था, कुछ पता नहीं था। आई थिंक अभी भी काफ़ी लोगों के मन में ये बात है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो एक फ्रॉम अ आर्मी पर्सपेक्टिव अगर आप किसी लेमैन को आप समझाओ कि जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट था वो क्या था और वो कैसे हमारे आर्म फोर्सेस ने फाइट किया, क्या आप थोड़ा सा रोड मैप बता सकते? देखिए, मेरा जो अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि इंडिया में और ख़ासकर कश्मीर में काफ़ी शांति आ चुकी है और अभी भी है। और आप देखेंगे काफ़ी सालों से, पिछले कुछ सालों से खासकर बड़ी शांति थी, लोग खुशहाल थे, अपना काम साम बिजनेस चल रहा था। और मैं को फिगर एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक लास्ट ईयर वन ऑफ द हाईएस्ट टर्नओवर रही थी टूरिस्ट की। जी। और बाकी चीज़ों के अलावा मेजर जो कश्मीर के अंदर लोगों का रोज़गार है वो टूरिज़्म और जो उनका अपने चीज़ें हैंडीक्राफ्ट बनते हैं या
ये फ्रूट्स वगैरह एप्पल इन पे रहता है। जी जी लोग खुश थे और लोगों को खुशी के आदी होने लग गए थे। अभी ये चीज़ अगर मैं साफ लफ्ज़ों में बोलना चाहूँ, पाकिस्तान को गवारा नहीं थी। जी और पाकिस्तान के आधे काम मेरी अपनी पर्सनल व्यू में ही है, वो चाइना गाइड करता है। और बोथ पाकिस्तान चाइना के लिए ये कभी भी हैप्पी सिचुएशन नहीं है कि इंडिया के अंदर इंटरनली शांति रहे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, कहीं पर भी हो, वो नहीं है। तो वो एक मेजर शेकअप देना चाहते थे। अदरवाइज आप सोचिए ना, इतने सालों से चल रही थी लड़ाई, टारगेट होते थे, चाहे उड़ी में वो आर्मी का वो टारगेट था, चाहे पुलवामा हुआ वो भी एक डिफेंस अपना फोर्सेस के ऊपर अटैक था। वाई टूरिस्ट, वाई एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन इटसेल्फ? जी जी उसका एक अब लॉजिकल सोचिए, आपको कोई और आंसर नजर ही नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दे वांटेड टू डिस्करेज टूरिस्ट कमिंग, दे वांटेड टू कन्वे अ मीनिंग, अ मैसेज कि कश्मीर शांत नहीं है। जी लेकिन मुझे खुशी है इस चीज़ की, जिस तरह से इस बार हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उन्होंने रिएक्ट किया उस चीज़ पे, वो एक बड़ा मेजर बदलाव था। जी जी उन्होंने प्रोटेस्ट करी इन चीज़ों के ऊपर। तो दैट वाज दी पर्टिकुलर थिंग। और जब उन्होंने सिविलियन टूरिस्ट पे अटैक किया, जी जी इंडिया को भी, किसी भी कंट्री को, हमारी कंट्री को भी एक लाइन सेट करनी है ना, टॉलरेंस लाइन। बिल्कुल। आप जब तक आर्मी टू आर्मी एंगेजमेंट हो रही थी, वो आपस में डील कर रहे थे। आपने एक टूरिस्ट सिविलियंस को हिट किया, इंक्लूडिंग मतलब लेडीज़ को, बच्चों को किया, और जिस तरह से किया तो उसका जवाब देना ज़रूरी था। तो दैट वाज द बिगनिंग ऑफ सिंदूर। जी हमने जो पॉलिसी रखी वो रखी कि जैसे उड़ी के बाद हुआ था कि जो मिलिटेंट्स टारगेट है उनको हिट किया। जी तरीका दूसरा था इस बार, मिसाइल्स एंड बाय एयर जो भी हमने अटैक करने थे वो सब उसके अंदर था। तो वो हमने शुरुआत करी, और उसके बाद में पाकिस्तान ने रिटेलिएशन करी। जी जो खुल के सामने आया, पहली चीज़, पूरे वर्ल्ड को ये बाद में मालूम चल गया, पहले वो डिनाई करते रहे कि ये नहीं थे, नहीं टेररिस्ट अब थे। बाद में उनके जनाजों के साथ में सब कुछ क्लियर थे, जो नॉन पूरे वर्ल्ड के नॉन मिलिटेंट के लीडर हैं वो थे, और पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, सब क्लियर था कि वो हैंड इन ग्लव्स हैं एक दूसरे के साथ में। वो चीज़ सबको क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़, ऐसे कंडीशन में कौन हमारे साथ में है, कौन पाकिस्तान के साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा था, वो चीज़ क्लियर हो गई। एक ट्रेलर हमने देखा कि ये मैन टू मैन फाइट तो हुआ ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल। खाली बाई बॉम्बिंग, मिसाइल्स, आर्टिलरी, एयर के साथ में अटैक्स हुए। तो एक टेक्नोलॉजिकल वार का ट्रेलर था ये। जी जी तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा लेसन था। एंड आई एम श्योर, मैं उसके बारे में कुछ बीच में पढ़ता भी रहता हूँ, आई एम श्योर कि इससे हमें एक अच्छा सबक मिला है कि हमने टेक्नोलॉजी को कितना ध्यान देना, जो आप पहले भी पूछ रहे थे। जी। और S-500 हाँ बहुत काम है। हाँ, आई एम सेइंग कि मैं एक चीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं हर चीज़ की बात करूँगा कि इन सब के ऊपर हमारा ध्यान जाना ज़रूरी है, और फ्यूचर वॉर ऐसे ही होगी। ओके इसका एक बड़ा वर्जन देखना चाहते हैं तो यूक्रेन रशिया, जी उसके अंदर जिस तरह से वॉर हो रही है, इट इज़ मोर ऑफ मिसाइल्स, एयर, ड्रोन्स, इन सब से हो रहा है। दैट वाज द थिंग विच आई हैव टेकन फ्रॉम ऑप सिंदूर। जी एंड मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि कोई चीज़ हो गई, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की वैल्यू है उससे आप क्या सीख रहे हैं और फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। आई एम श्योर वी आर टेकन अवर लेसन। जी जी सर, एक कॉमन क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है जब भी ऐसे टाइप के रिटेलिएशंस भी होते हैं कि अगर नॉर्मली हमें पता है कि टेरर हब्स कहाँ है, उनके कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, तो हम पहले एक्शन क्यों नहीं लेते? लाइक व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि चाहे वो आर्म फोर्सेस का हो या फिर गवर्नमेंट का हो, क्या थॉट प्रोसेस रहता है? देखिए, जैसे अभी इस समय जो हमने टारगेट्स लिए, जो उनके मेन मिलिटेंट्स के हेडक्वार्टर्स थे जी वो सब 40 से लेकर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अंदर थे जी। आप उसको कैसे अटैक करेंगे? बाय एयर या बाय आर्टिलरी जो उससे फायर करेंगे जी। आप पॉपुलेशन सेंटर के अंदर बॉर्डर पे अटैक नहीं कर रहे, करेक्ट, सिटीज के अंदर अटैक कर रहे हैं। एंड वो हमेशा डेनाइल मोड पे रहेंगे, ये तो नहीं है। जी जी तो बिना प्रोवोकेशन के आप फायर करेंगे उसको, तो वो बोलेंगे आपने हमारे सिविलियन टारगेट्स को किया है। ओके
और प्रूव करने में आप वो मानेंगे नहीं। जी। मैं कारगिल लड़ाई में खुद था। जी। उन्होंने बोला कि हमारे तो पाकिस्तानी सैनिक लड़ ही नहीं रहे, ये तो आतंकवादी हैं जो लड़ रहे हैं। और हमें मालूम है, हमने देखा, बॉडीज को हैंड ओवर किया है, उनकी पॉकेट से उनके आइडेंटिटी कार्ड निकले हैं, लेटर्स निकले हैं जिनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, बटालियन का नाम लिखा हुआ है। तो डिनायल मूड तो हमेशा उनका रहेगा। तो किसी भी कंट्रीज में बहुत रेयर ऐसा होगा कि आप मेन सिटी सेंटर्स के ऊपर अटैक करेंगे। ओके ओके। और वो भी विदाउट प्रोवोकेशन। ये एक चीज हमेशा रहती है। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड है जी। ऐसा नहीं है कि खाली एक कंट्री का, ये वर्ल्ड वाइड ऐसा है। मतलब मैं अगर जितने भी कंट्रीज में चल रहे हैं, चाहे इजराइल की वॉर चल रही है, उनको भी मालूम है कि कहाँ पे क्या है, बट एक जब वॉर डिक्लेयर होती है तब आप अटैक करना शुरू करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो दैट इज दी मेन थिंग। ओके सर, आपने कारगिल के बारे में मेंशन किया। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज आई थिंक कारगिल वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन योर लाइफ। आपको याद है वो लाइक फर्स्ट डे जब आपको पता चला कि वॉर चालू हो रही है एंड यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन इट, क्या आपका सिचुएशन था तभी? मैं उस समय हरिद्वार के पास एक जगह है रायवाला, आर्मी कैंट है। हम लोग वहाँ पे पोस्टेड थे। और अचानक ऑर्डर आया कि हमको मूव करना है श्रीनगर की तरफ। तब तक थोड़ी बहुत न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी मीडिया में कि कुछ कारगिल में कुछ हुआ है, कुछ पेट्रोल्स पे हमारे अटैक हुआ है। तो बहुत हरिडली हमको मूव कराया गया। और जैसे जैसे हम कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे और हमें थोड़ी और खबर मिलती रही कि इस तरह से पाकिस्तान का जो है वो इंट्रूजन हुआ है। उन्होंने इलीगली अंदर आके एक एग्रीमेंट था, विंटर पोस्ट होती थी, बर्फ जब पड़ जाती है तो पाकिस्तानी अपनी पोस्ट, हम अपनी पोस्ट खाली करते थे। ये एग्रीमेंट था, काफ़ी सालों से चला रहा था, तो हम भी खाली कर चुके थे। तो वैसे उन्होंने इंट्रूड किया अंदर और वो ऐसी जगह बैठ गए हैं कि जो नेशनल हाईवे जाता है, जो लेक को कनेक्ट करता है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहे हैं। यानी हम लोग फिर वहाँ बढ़े, हम लोग लद्दाख पहुँचे और लद्दाख में हम 2-3 दिन रहे। फिर हमें जिस सेक्टर में जाना था उसमें हमको मूव करने के लिए बोला गया। मैं चला गया था कारगिल के में है एक बटालिक सेक्टर, तो मैं बटालिक सेक्टर में चला गया और वहाँ पे हमें मालूम चला कि हमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। उस जगह का नाम इंडियन टेरिटरी है, जुबार हिल्स। तो जुबार हिल्स में जो पाकिस्तानी ने इंट्रूजन करके वहाँ बैठे हुए हैं, उनको जो अटैक में जाना है उनको इवेक्ट करना है वहाँ से। तो हम उस ऑपरेशन में फिर थे और हम तकरीबन 3-4 दिन अपने बेस में रहे। बेस का जब मतलब है तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन तो थी नहीं उस एरिया में, कोई रहता ही नहीं था उस एरिया में। तो एक नाला जा रहा था और उन नाले के साथ में एक जितना ये स्टूडियो आपका, इतनी लंबी एक केव गुफा मिली हमको। तो हम 3-4 दिन रुके थे। तो गुफा के अंदर हम जितने भी ऑफिसर्स थे, हम सब उस गुफा में रात को हम आई थिंक 12-13 ऑफिसर्स थे, वहीं हम अब गुफा में हम सोते थे। और नाला था वो साथ में, सब नाले के साथ में कुछ लगा के, टेंट लगा के, टेंट्स भी कम थे, संगड़ बोलते हैं कि बड़े बड़े पत्थर उठा के आपने एक प्रोडक्शन के लिए बना लिया, उसके अंदर आप सो रहे हो। तो ऐसे 3-4 दिन चले, वो प्लानिंग फेज था हमारा। फिर हमने एक दिन, जो अटैक से पहले आप एक दिन पहले ऑब्जेक्टिव को देखने जाते हो कि कहाँ से जाना है, हम रात को गए। तो हम 6-7 ऑफिसर्स थे और मुझे अभी भी वो सीन याद है कि हम ऐसे नाले के बीच में गुजर रहे थे और हमसे थोड़ा ऊपर कोई 12-15 फीट ऊपर जो दोनों साइड रॉक्स थी जिसके बीच में नाला था, तो उसके ऊपर हमको चिंगारियां दिख रही थी, कहीं से फायरिंग हमारे ऊपर हो रही थी। तो आवाज़ें भी आ रही थी और उन चट्टानों से चिंगारियां जो उठ रही थी वो भी नज़र आ रही थी। मतलब हमारी किस्मत या जो भी बोलिए कि वो जहाँ थे वो उनको ये मालूम था हम मूवमेंट कर रहे हैं, बट वो हमारे ऊपर, क्योंकि दोनों साइड पे क्लिफ थी, रॉक्स थी, तो उससे अटैक नहीं हो पा रहे थे। फिर फाइनली हम अटैक पे गए जब अटैक का दिन निर्धारित हुआ था। और वो एक अपने टाइम में एक एक्सपीरियंस था। और मैं आर्टिलरी से हूँ, तो हमारा काम था उस समय कि दुश्मन की पोजीशंस के ऊपर
बम्बार्डमेंट करना, गोले गिरवाना। तो हम लोग सब जा रहे थे और कई हमारे उसमें अपने जवान शहीद हुए, लेकिन इरादा पक्का था। मुझे एक चीज़ का बहुत गर्व है भारतीय सेना के ऊपर कि एक हमारे जो ट्रेनिंग है और साइकोलॉजिकल में मैंने पहले बात करी, साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशन की, वो बहुत अच्छी और उम्दा दर्जे की होती है और वो ऐसी सिचुएशन में काम आती है। हमारे जवानों के इरादे, उनका मैं बोलूँगा कि एक बहुत सरल स्वभाव जवानों का। मैं गढ़वाल रेजिमेंट के साथ में था, तो उसमें सारे उस गढ़वाल रीजन के ही लोग थे वो, और अटैक पे गए और बड़े इंटरेस्टिंग और रोमांचकारी अनुभव भी थे उसमें। मुझे याद है दो जो लीडिंग ऑफिसर थे, एक ऑफिसर ऊपर पहुंचा टॉप पे, ऑब्जेक्टिव कैप्चर कर लिया, तो उसने देखा एक दो बंकर्स के बीच में एक टेलीफोन की लाइन जा रही है और उस बंकर से इस बंकर में वो पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। थोड़े दूर थे वो। जी। तो उसने बोला कि पहले इनका कम्युनिकेशन काटता हूँ मैं। तो वो हमेशा साथ में खुखरी ले जाते थे। तो खुखरी से उसने तार काट दी ताकि आपस में कोऑर्डिनेट ना कर पाए। तो उसको देख के क्या हुआ कि क्यों कट गया, कोई बाहर निकल आए। दोनों ने आमने सामने देखा, फायरिंग हुई और जितना मुझे कन्फर्म्ड है उनके जो दोनों तीनों थे उनको मारा, लेकिन उसमें इनको भी क्रिटिकल इंजरीज हुई। बाद में वहीं पे वो शहीद भी हो गए थे। आसाम के, आपने बोला आप आसाम में पले बड़े हैं, उनका नाम है कैप्टन जिंतू गोगोई। और उनके नाम पे आई थिंक एक वहाँ पे अभी फुटबॉल टूर्नामेंट भी होता है जी। तो वो है। दूसरे वाले ऑफिसर थे, वो भी देख रहे थे कि ऊपर ऑब्जेक्टिव पहुँच गए, पीछे से पाकिस्तानी ऊपर चढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि तुरंत कुछ करिए, मेरा काम था बम्बार्डमेंट लाना, और वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। तो उनको भी कुछ गोली लगी थी, तो लेकिन वो इवैक्यूएट होके बाद में जब मिले तब उन्होंने बोला कि सर उस दिन मेरे को मालूम चला कि जो आपने काम किया मैं उसको भूल नहीं सकता। क्या थोड़ी देर में हमको गोलों की आवाज़ आई, हमारे ऊपर से बिल्कुल शी करके आवाज़, बहुत जब गोला आता है हवा में बड़ी एक हवा को काटता हुआ आता है और बड़ी तेजी से स्पिन हो रहा होता है, तो उसमें एक आवाज़ निकलती है। और जब वो गोले बोफोर्स के गिर रहे थे पीछे, एक तो पाकिस्तानी वापस चले गए और दूसरा उनके गिरने से पूरी पहाड़ी हिल रही थी। तो मतलब सम टोटल में उसका ये हुआ कि हमने कैप्चर किया ऑब्जेक्टिव। और मैं आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू उन जवानों को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, उस एक ऑफिसर को, एक जीसीओ को और 26 जवानों को जो वीरगति को प्राप्त हुए। जी। सर, आपने आर्टिलरी डिपार्टमेंट के बारे में बात किया। यूजुअली लोगों को पता नहीं होता है कि आर्मी में जो की डिविजन्स है वो क्या होता है, कि जैसे आपने आर्टिलरी डिवीजन से आप थे, अलग अलग चीज़ें होती है। तो वॉर सिचुएशन में भी और नॉर्मल जो आर्मी का सेटअप भी होता है, उसमें क्या क्या डिविजन्स होते हैं की इम्पोर्टेंट वंस? देखिए, उसमें बहुत अलग अलग वैरायटी है। जैसे सबसे बड़ी जो हमारी मेजर स्ट्रेंथ है वो इन्फेंट्री की। राइट। आप लोगों ने सुना होगा सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट की बात करी। इन्फेंट्री वो है जो फिजिकली जाके दुश्मन पे हमला करती है, जैसे आप मूवीज में भी देखते हैं। और जब वो ऑब्जेक्टिव पे जा रहे होते हैं तो उससे पहले ऑब्जेक्टिव को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्टिलरी यानी तोप खाना, तो बड़ी बड़ी तोपें देखते हैं, उनके इन्फेंट्री के जाने से पहले इन तोपों के द्वारा उनके बंकर्स को या उनकी पोजीशन पे बम्बार्डमेंट करी जाती है ताकि वहाँ पे डैमेज हो, और जब हमारी इन्फेंट्री आगे जाके फिजिकल अटैक करे तो उनको कम से कम रेजिस्टेंस मिले उनको। प्लेन के एरियाज में इसका एक बड़ा जो अहम रोल होता है वो होता है आर्मर्ड का, टैंकों का। उसको आर्मर्ड बोलते हैं। आर्मर्ड के साथ में पीछे पीछे आर्मर्ड जाके बम्बार्डमेंट फायरिंग करके बंकर्स को तबाह करना या उनके टैंकों को तबाह करना, क्योंकि आर्मर्ड के बाद प्रोटेक्शन होती है अंदर, वो सुरक्षित होते हैं बाकी चीज़ों से। उसके पीछे पीछे इन्फेंट्री जाती है, लेकिन इन्फेंट्री इंसान वल्नरेबल होता है, इसलिए उनको भी एक प्रोटेक्शन दी जाती है, मैकेनाइज इन्फेंट्री, जिसकी वो एक प्रोटेक्टेड व्हीकल के अंदर जाते हैं, बिल्कुल दुश्मन के पास वहाँ उतर के करते हैं। तो ये मेजर कंपोनेंट हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ड्रोन्स के अलग आर्टिलरी के अंदर डिवीज़न हैं जो ड्रोन्स के लिए एक्सपर्ट होते हैं। फिर हमारे
EME होती है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, Okay. जो हमारे इक्विपमेंट्स की, चाहे गाड़ियाँ हैं, चाहे टैंक्स की बात कर रहे हैं, चाहे इक्विपमेंट है उनकी जो रिपेयर्स वगैरह के लिए, ऑर्डिनेंस है जिसका काम है हमारे लड़ाई के जितने भी सामान हैं, चाहे वो जितने अम्यूनिशन है या क्लोथिंग है, इन सबको पहुंचाना। ऐसे ही ASC है, सप्लाई जो राशंस वगैरह को सप्लाई करती हैं। तो इस तरह अलग डिपार्टमेंट है। जी जी। आपको वो लम्हा याद है जब आपने पहली दफा यूनिफॉर्म पहना था? हाउ वाज दैट फीलिंग? एंड आल्सो व्हेन यू वोर इट लास्ट? दोनों बड़े इमोशनल और इम्पॉर्टेंट डेज हैं। जी। हर आर्मी अफसर को वो डेट याद रहती है। मेरे केस में 17 दिसंबर 1983 थी जब मैं अफसर बन के निकला। और तो वो एक बड़ी अनोखी फीलिंग होती है, आप आर्मी के अफसर बन गए हो तो एक माइंड में बड़ी एक्साइटमेंट होती है और एक ऑनर फील होता है कि आप ट्रेनिंग पूरी सक्सेसफुली करके और निकले हो। और ऑफ कोर्स उस दिन के बाद से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं, जब मैंने आर्मी ज्वाइन नहीं की थी, IMA ज्वाइन नहीं किया था, और 2 साल की बात करूं, लोगों का नज़रिया मेरे लिए बदल गया था, बात करने का तरीका बदल गया था। जी, जी। तो वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग है जो आज भी याद है, हमें याद है। हम उसको पासिंग आउट परेड बोलते हैं, शॉर्ट में POP। ओके ओके। और उसकी चीज़ें याद हैं, कैसे एक एक चीज़ क्या हुई थी वो सब याद है। और आप बात कर रहे हैं जिस दिन लास्ट दिन यूनिफॉर्म पहनी थी, वो दिन शायद सारे आर्मी में सोचते हैं वो दिन कभी ना आए कि जिस दिन आपको यूनिफॉर्म उतारनी पड़े। और कई लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ आज, अब मुझे 1 रुपया भी मत देना, मुझे आप यूनिफॉर्म पहनने का मौका आज दे दो और मेरे से जो काम कराना है आर्मी के लिए करवा लो। और आज भी मैं और मेरी फैमिली के अंदर भी हम ये बात करते हैं कि हमें आर्मी के एरिया में ही रहने देते। हमें लगता है वो हम घर में हैं अपने, चाहे आसपास हम जानते भी ना सबको, जी जी। घर के अंदर हैं वो। और दिन आना होता है, सबको मालूम है, लेकिन वो दिन आ जाता है। वो दिन जब आता है वो बड़ा मुश्किल होता है उस दिन को आपको एक्सेप्ट करना। करेक्ट। मेरी तो भगवान की कृपा है कि फॉर लास्ट 6 ईयर नाउ मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं आर्मी से जुड़ा हूँ। जी। तो मुझे फ्रीक्वेंटली मैं आर्मी कैंटोनमेंट में जाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ, ये मेरी जगह है जहाँ पे मुझे होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है। बट येस, हैंगिंग यूनिफॉर्म इज़ ए वेरी पेनफुल थिंग इन द सेंस कि बड़ा दुख होता है। और बोलते हैं कि आप आर्मी में आप यूनिफॉर्म को छोड़ दें, यूनिफॉर्म आपको नहीं छोड़ती, आर्मी आपको नहीं, आपके जहन में बसी रहती है। जी। और यूनिफॉर्म, हम 37 साल मैंने यूनिफॉर्म पहनी तो ऐसा लगता है वो हमारी सेकंड स्किन बन गई, उसके बिना हम लगता है हम अधूरे हैं। तो वो एक बड़ी फीलिंग होती है। और इस यूनिफॉर्म्स को हम लोग बॉक्सेस में इतने, आप किसी से पूछना आर्मी वाले से, 15 साल 20 साल रखते हैं कि इस यूनिफॉर्म को वो कहीं फेंकना नहीं चाहते, जलाना नहीं चाहते। जी। जब तक उसको अपने आप नेचुरल वे में वो कपड़ा खत्म ना हो जाए तो उसको हम रखे रखते हैं। जी। मैंने इसीलिए एक NGO शुरू किया था, वर्दी का सम्मान, कि किसी भी सोल्जर को या अफसर को नहीं पता था कि हम यूनिफॉर्म का करें क्या। करेक्ट। ड्यूरिंग सर्विस से पुरानी हो जाती हैं 2-3 साल में, या ड्यूरिंग रिटायरमेंट। तो हमने वर्दी का सम्मान का बेसिक एम है ग्रेसफुल डिस्पोजल ऑफ यूनिफॉर्म। हम पूरी इंडिया से आर्मी की मदद से यूनिफॉर्म जो भी वॉलंटरी देना चाहते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं और उनके हम यूज़फुल आइटम बनाते हैं और हम ज़रूरतमंदों को बांटते हैं। जी। और जितने भी आर्मी के वॉर मेमोरियल्स हैं वहाँ पे, उन पे हम सोवेनियर शॉप में सेल के भी लगते हैं पब्लिक के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कुछ दे पाया रिटर्न में 37 साल की यूनिफॉर्म की सर्विस को के बदले में। और जो एनकरेजमेंट मिलती है मुझे सबसे, खासकर आर्मी के जो हैं, मतलब मीडिया वाले भी जब इतने आते हैं और देखते हैं वो भी हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। बिल्कुल। और ऊपर वाले की कृपा से गूगल सर्च दिखाता है शायद दुनिया में हम अकेले हैं जो एज ए सोशल कॉज इस काम को कर रहे हैं। तो एक हमें उसकी खुशी भी है और एक स्वाभिमान भी उसमें हमको महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने घर वाली बात की कि जब भी आप आर्मी कैंटोनमेंट पे रहते हो आपको लगता है कि आप घर पे हो,
तो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ और एक आर्मी पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या डिफरेंस आर्मी लाइफ लाती है जो उनकी जिंदगी को अलग बना देती है? बहुत, मैं मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। सबसे पहली बात जो आर्मी की लाइफ की है वो है डिसिप्लिन, कि हम सारे, चाहे आप बोलिए कि हमारा पार्ट ऑफ रूटीन है, हम पूरा दिन बड़े स्ट्रक्चर वे में, डिसिप्लिन वे में निकालते हैं। चाहे सुबह के टाइम पे हम फिजिकल फिटनेस के लिए काम करते हैं, आर्मी की भाषा में उसको पीटी बोलते हैं, जैसे स्कूलों में बोलते हैं। तो ऑफिसर्स, जवान, सारे हम मिल के एक साथ दौड़ते हैं, एक साथ जो भी हमारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, हम सब देते हैं। तो वो एक हमारा होता है जी। फिर हम उसके बाद में जो पूरे दिन में ट्रेनिंग होती है हम इकट्ठी करते हैं, और ऑफिसर्स भी मौजूद रहते हैं, जवान भी मौजूद रहते हैं, और उसके बाद शाम को हम मिल के गेम्स खेलते हैं, चाहे कोई भी हो, जिसका भी, मतलब बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुछ भी खेल रहे होते हैं, मिल के खेलते हैं। शाम को एक रूटीन रहता है कि शाम को कोई एक ऑफिसर बाई टर्न जवानों के पास जाएगा, उनसे हालचाल पूछेगा, जहाँ पे रह रहे हैं, खाना खाने के टाइम पे देगा खाना ठीक हो रहा है। अगर आप सुबह से शाम तक हर चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं, मैं आपके साथ में करूँ, सुबह शाम तक हम एक साल हम इकट्ठे रहें, सुबह से इकट्ठा बैठ के खाएं, इकट्ठा बैठ के काम करें, एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो वो जो बॉन्डिंग है वो नॉर्मल लाइफ में नहीं बनती, नंबर 1। नंबर 2, ट्रेनिंग हमारी एक पर्पस के लिए है, चाहे वो जवान हो चाहे ऑफिसर हो, उसका पर्पस है देश की सेवा के लिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके लिए काम करना, उसके लिए ट्रेन होना, वो ट्रेन हम होते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि विश्वास। हमारा जो कल्चर है, हमारा काम करने का तरीका है, उसमें एक दूसरे पे विश्वास के बिना आप काम कर ही नहीं सकते। तो वो एक नेक्स्ट चीज़ होती है। मतलब जैसे कई बार ऐसा हुआ है, मैं काउंटर इंसर्जेंसी में रहा, या हम कारगिल वॉर की बात कर रहे थे, कि मैं बोला कि ओके, यली टुकड़ी उस ऑब्जेक्टिव पे अटैक के लिए जाएगी, तो बीच जगह होगी जहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ओपन में आप सीधे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से राइट से हम मशीन गन या कुछ डिप्लॉय करेंगे, उसका काम होगा उस जिस ऑब्जेक्टिव पे हम जा रहे हैं उस पर लगातार फायरिंग करना, ताकि वो एम लेके हम पे फायर ना कर सके। अब मैं अगर अटैक में जा रहा हूँ, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि वो फायर करेगा या नहीं करेगा, मुझे मालूम है वो करेगा। और वो जो फायर कर रहा है उसके माइंड में एक रहेगा कि मैं फायर कर रहा हूँ ताकि वो एम लेके मेरे जो साथी हैं उनके ऊपर फायर ना कर सके। और ये चाहे काउंटर इंसर्जेंसी में देखिए, चाहे यहाँ देखिए, आपको हर जगह मिलेगा। IMA में हमारी ट्रेनिंग होती थी, हम बोलते हैं बाद में, जो हम जिस बैच में निकले, हम कोर्समेट्स बोलते हैं, बाहर लोग बैचमेट बोलते हैं, कोर्समेट बोलते हैं। उस कोर्समेट से मैं अगर 20 साल से नहीं मिला, वो आके उसको बोलना इतना काफी है कि भी मैं तेरा कोर्समेट हूँ, बहुत सालों से मिले नहीं, वो जो भी बोलेगा करेंगे। तो बोलते हैं कि अगर आपने एक साथ रगड़ा खाया है तो आपकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी बन जाती है, आपने पनिशमेंट साथ में ली है। कई बार होता था हमारे बैच में, आपने शरारत करी, अब इंस्ट्रक्टर आया और हम 30 लोग हैं, कि किसने किया था, कोई नहीं बोलेगा कि किसने किया था। हम 30 के 30 लोग पनिशमेंट ले लेंगे, लेकिन नाम किसी का नहीं बोलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो हमको बाद में मालूम चली, अगर मैंने बोला होता कि ये काम विशाल ने किया था, तो लेटर ऑन जब मेरी असेसमेंट होती तो मेरे अगेंस्ट ये मेरे डोजियर में एंटर होता, इसके अंदर टीम स्पिरिट है ही नहीं, जो ये दूसरे पर ब्लेम डाल के अपने आप को बचाना चाह रहा है। करेक्ट। दिस कॉल्ड दी क्वालिटीज। जी। तो ये हमें उससे मैं नहीं मालूम था, मुझे बाद में मच लेटर मुझे मालूम चला। तो इरादा एक, ट्रेनिंग एक, सोच एक, दुख सुख में मिलके बैठना, साथ बैठना, साथ में खेलना, साथ में खाना खाना, साथ में गाना भी और नाचना भी। जब हमारे कुछ ओकेजन होते हैं तो हम एक बोलते हैं बड़ा खाना, जिसमें सब ऑफिसर जैसे मिलके बैठते, हमने कोई चैंपियनशिप जीती स्पोर्ट्स की, ऑफिस जैसे वापस आए कारगिल से, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। हमारे रेजिंग्स होते हैं जिसमें हमारी बटालियन बनी, तो वो सब भी होता है। जब आप ये सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं तो वो एक लाइफ जो बाहर पहले थोड़ी बहुत मिल जाती थी, आजकल की जो लाइफ स्टाइल बन गया है उसमें ये नहीं मिलता। और एक चीज मैं जो भूल गया, हमारा जहाँ रहते हैं हर चीज इतनी नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड होती है, सारे कैंटोनमेंट में आप कहीं चले जाइए,
हर चीज़ को इतना साफ सफाई से ढंग से रखा जाता है, और मतलब आपको कोई गंद नहीं मिलेगा, आपको कोई पॉलिथीन या लिफाफा गिरा हुआ नहीं मिलेगा, पेपर गिरा हुआ नहीं मिलेगा। वो एक चीज़ होती है जिसको देख के हमें लगता है कि क्या लाइफ है, और भगवान का शुक्र है कि मुझे उसने ये लाइफ दी जी। तो डिफरेंस जो आप बोल रहे थे, ये डिफरेंस है, फिजिकल फिटनेस, भरोसा, एक साथ एक दूसरे के लिए डीप कंसर्न, एक्चुअल कंसर्न, शो ऑफ नहीं, एक्चुअल कंसर्न, और मुसीबत में एक दूसरे के काम आना। बड़े अच्छे से ट्रेडिशंस हैं। कोई ऑफिसर नया कमीशन होता है, कई यूनिट्स में ट्रेडिशन है, उसको भेजा जाता है कि ये ले तू अपनी कार ले या मोटरसाइकिल ले, जैसे मान लो गढ़वाल रेजिमेंट है या कोई मद्रास रेजिमेंट है, आप उस एरिया में जाओ, उनके गांव में जाओ, उनके घर वालों से मिल के आओ। ओके। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशंस हैं जी, बिल्कुल। कई बटालियंस ऐसी हैं, जैसे गोरखा बटालियंस हैं, ऑफिसर आप बन के आए, आपसे बाय ऑर्डर सभी जवान गोरखाली में बात करेंगे। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर्वाइव करने की गोरखाली सीखने के बिना। तो चाहे वो एक अभी आप किसी गोरखा के ऑफिसर से मिले, चाहे वो मद्रास ऑफिसर का हो, से सिख हो, वो गोरखाली में एफिशिएंट होगा। और कि जो जवानों की भाषा है, अगर वो आप नहीं समझते तो उनको आप कमांड कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो इतने खूबसूरत ट्रेडिशंस हैं आर्मी के, लाइफ है टोटल डिफरेंट। तो मैं आई कैन स्पीक ऑन एंड ऑन दिस सब्जेक्ट, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस कि आर्मी से, और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हमारी सोसाइटी में इम्बाइब हो, एटलीस्ट स्कूल लेवल पे तो हो। मतलब कई छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आर्मी में बड़ी लोग हैरान हो जाते हैं, मेरी वाइफ नॉन आर्मी बैकग्राउंड से, बड़े हैरान हो जाते हैं कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ या कैप्टन हूँ, या मेरी वाइफ मान लो 25 साल की है, और एक 50 साल का ब्रिगेडियर जनरल आता है, मतलब वो आप बैठा हुआ है, और मेरी वाइफ आई है, एंटर हुई है, वो खड़ा होगा उनकी ग्रीटिंग के लिए, बैठे बैठे वो उनको ग्रीट नहीं करेगा, लेडीज को वो रिस्पेक्ट देना। जैसे अनलाइक एनी अदर प्लेस, आप खाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले लेडीज का प्रिविलेज होता है कि वो खाना उठाएं, नॉट जेंट्स। करेक्ट। तो कई ट्रेडिशन होते बड़े अच्छे लगते हैं, तो बहुत मतलब खूबसूरत जिंदगी है। और मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, चाहे आप आर्मी से लें, चाहे अपनी भारत की संस्कृति से लें, कुछ चीज़ें स्कूल लेवल तक कंपलसरी होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, जी जी, बहुत सफ़र कर रहे हैं आज की सोसाइटी इस चीज़ को लेके, तो वो एक चीज़ है जो डालनी चाहिए। कई चीज़ें हैं। आपको लगता है कि कुछ जैसे कुछ कंट्रीज में कंपलसरी सर्विंग है, लाइक 2 साल की, हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए? कंपलसरी सर्विस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और ज़रूरत होती है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जिनके एक्टिव बॉर्डर्स नहीं है, कोई लड़ाई है ही नहीं, तो उसके लिए वो रख लेते हैं कि एक आर्मी हमारे पास होनी तो चाहिए, रेडी होनी चाहिए। हमारी कंट्री में तो आप आर्मी की जॉब जब कोई भी निकलती है, चाहे ऑफिसर या जवान के लेवल के ऊपर, मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ तो अगर 1000 वैकेंसी हैं तो 1 लाख तो लोग आ ही जाते हैं। जी जी। जो आप मॉडल बोल रहे हैं वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे लोग मिलते नहीं हैं। तो हमारे पास में सर्विंग मतलब इतने लोग इच्छुक हैं, और अभी जो सिस्टम निकाला है अग्निवीर का, वो 4 साल हैं, वो भी वॉलंटियर हैं, उसके बाद में वो एक ऐसे हैं जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं। तो ये ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है, कंट्री की और हालात के ऊपर। तो अलग अलग मॉडल्स हैं। हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन है, अगर आप आना चाहते हो 5 साल का काम करो और एज ऑफिसर चले जाओ। टेरिटोरियल आर्मी है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट है, जिसको जो कंट्री को सूट करता है, जो सिस्टम को सूट करता है, उसके मुताबिक लोग अपना सिस्टम बनाते हैं। जी जी। सर, आपने अग्निवीर के बारे में मेंशन किया, तो जब से अग्निवीर स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी रहे हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहे कि एग्जैक्ट मॉडल क्या है और इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे सवाल पूछ रहे हैं। पहली बात, अग्निवीर का मॉडल ये है कि आप 4 साल के लिए सोल्जर्स को सर्विस में रखेंगे, उसके बाद उनको डिस्चार्ज दे देंगे, उसमें 25% स्ट्रेंथ को आप परमानेंट सोल्जर रख लेंगे, उसके बाद की कंप्लीट सर्विस पूरी करने के लिए। आप इसके अंदर जो बाकी जो निकल जाएंगे उनको कुछ परसेंट ऑफ वैकेंसीज पुलिस में या PSUs में उनको गवर्नमेंट उस पर पॉलिसी पे काम कर रही है, कुछ डिसीजन ले लिए हैं, कुछ करने हैं, लेने हैं,
तो उसमें उनको एब्जॉर्ब करेगी, ताकि उनको ये एक तो जब निकल रहे आर्मी से 4 साल के बाद में उनको ये मिले एवेन्यू कि उनको एक प्रायोरिटी पे कंसिडर किया जाएगा उनको एज कम्पेयर टू अदर। आप जो बात बोल रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ कंट्रोवर्सी की हो, कंट्रोवर्सी की बात नहीं होती। हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। आप कोई पॉलिसी देख लीजिए, आप पोल्यूशन में पॉलिसी बनाते हैं, उस पर इतने कंट्रोवर्सी होती है कि ये प्रोडक्शन रुक जाएगा, ये होगा, वो होगा, ऑल दैट। सेम हर चीज़ के प्लसेस एंड माइनस हैं। इंडियन आर्मी हमारे देश में बॉर्डर्स और इंटरनल सिक्योरिटी बड़ी एक्टिव है जी। मुझे लगता है दुनिया में शायद 2-4 कंट्रीज होंगी जो इस हालात में है जिसके बॉर्डर एक्टिव हैं। आपने ऑप सिंदूर की बात करी, आप वैसे भी सुनते रहते हैं बिल्कुल कि चाहे चाइना बॉर्डर पे, चाहे उससे पहले गैलवान आपको याद हुआ था, उसमें उड़ी अटैक हुआ था, ये सब। और एलसी पे तो चलता रहता है कुछ ना कुछ। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि जो पहलगाम अटैक में थे उनको 3 आतंकवादियों को मारा गया उनको। हमारे एक्टिव बॉर्डर्स हैं। एक्टिव बॉर्डर्स में एक इंसान जिसको पता हो कि ये हमारा करियर है, मेरी रोजी रोटी इसी में है और मैंने जीना मरना यहीं पे है, उसका जो एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स रहेगा टू अ सिचुएशन, उसकी जो बॉन्डिंग रहेगी, वर्सेस जिसको ये पता हो कि यार मैंने 4 साल रुकना है, उसके बाद मैंने चला जाना है, उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा। एक्चुअली में जब एक जवान या ऑफिसर आता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी रेजिमेंट में आया तो मुझे रेजिमेंट के अपने एक ट्रेडिशंस समझ में आए। मतलब बहुत अच्छी मेरी रेजिमेंट है और उसने जो सिखाया मुझे उसको मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ मैं। मतलब ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ, 2 चीज़ मैंने अपने रेजिमेंट में सीखी कि काम के टाइम पे हमारा कोई वो नहीं है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है आपके लिए। काम हम आपसे अच्छे से, कहते हैं ना हिंदी भाषा में, रगड़ के करवाएंगे। शाम को हम आपके दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, आप जो भी बोलो। ऐसे ये ट्रेडिशंस को अब्जॉर्ब करके अपने अंदर ढालने में टाइम लगता है। जब तक आप, और उसके बाद में आप ऐसे हो जाते हो, आपको उस यूनिट या बटालियन का जो पर्पस है उसके अलावा नजर ही नहीं आता। ये टाइम पीरियड जब तक वो उसकी लाइफ में आता है एक अग्निवीर की, उसके जाने का टाइम हो गया। और मैं ये नहीं बोल रहा सभी, कुछ परसेंटेज ऐसी है जो वो ये सोचेगी बिल्कुल कि यार मैंने क्या करना है, मैं ये रिस्क क्यों लूं, या मैं इसमें क्यों दिखाऊं, मैं तो 4 साल बाद चले जाना। एक वो साइकोलॉजी पे जो मैंने आप बताया कि कारगिल में या कि हम जाते हैं, मुझे विश्वास हो कि ये करेगा, वो उसमें कंप्रोमाइज नहीं है उस समय वॉर के टाइम पे, किसने जाना या नहीं जाना। और कंपल्शन है गवर्नमेंट के, कुछ अपने रीजंस हैं कि क्यों कर रहे हैं हम, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एंगल होता है उसके अंदर। वो तो कई रीजंस होते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा पर्सनल मामला है, कोई भी चीज़ 100% सही या 100% गलत नहीं है। बिल्कुल आप किस चीज़ को देखना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जी सर, आपने काफ़ी साल काउंटर इंसर्जेंसी पे काम किया नॉर्थ ईस्ट पे, एंड बिकॉज मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, मुझे याद है कि बचपन का जो वक्त था वो अलग था, जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे थे वो वक्त अलग था, एंड जब हम प्राइम पे थे अपने तो वो वक्त अलग था। एंड आई वुड लाइक टू से दैट थैंक्स टू पीपल लाइक यू वी ग्रू अप इन अ टाइमलाइन व्हिच वाज मच मोर सेफर, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तब मतलब काफ़ी चीज़ें थी। कौन से साल की बात कर रहे हैं? मैं 94 बॉर्न हूँ। सो हाँ, तो तभी मतलब इट वाज अ वेरी डिफरेंट असम बैक देन। मैं असम से हूँ। सो असम और नॉर्थ ईस्ट का लाइक वेरी वोलेटाइल सिचुएशन, जैसे जैसे ग्रो होते गए कभी बॉम्ब ब्लास्ट था, कभी कुछ था, एंड धीरे धीरे वो फेज आउट हुआ। लाइक आई रिमेंबर अर्ली 2000 ऑनवर्ड्स चीज़ें बेटर होने लगी, ऑल थैंक्स टू यू। मुझे आपसे ये समझना है कि जब आर्मी रहती है और वॉर लाइक सिचुएशन होती है, पेट्रोलिंग होती है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट व्हेन कंपेयर्ड टू काउंटर इंसर्जेंसी और स्पेशल ऑप्स, बिकॉज आपने हर सेक्टर में काम किया। पहले बात, आपने जो साल बोला ना जी, तो तकरीबन 94 से और 97 तक मैं असम में ही था डिप्लॉयड। ओह वाह। और उस समय आप जो बात कर रहे हैं, उल्फा का ज़माना था और बोडोलैंड का भी था, मैं उस समय उसी एरिया में डिप्लॉयड था। तो वो एक्सपीरियंस वो थे जब प्रॉब्ली यू वर बॉर्न समवेयर अराउंड इन दैट प्लेस ओनली। सो आप जो बात कर रहे हैं काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं, तो हर जगह की पहली बात तो डायनामिक्स अलग है।
रीजंस अलग हैं, इंसर्जेंसी क्यों बढ़ी, और हर जगह सपोर्ट फॉरेन की अलग टाइप की होती है, ऑपरेशन करने का तरीका अलग टाइप का होता है, और लोगों का रिस्पॉन्स जो होता है वहाँ भी अलग होता है। काउंटर इंसर्जेंसी में एक चैलेंज होता है, जनरली वो मेरे हिसाब से शुरू होता है, मेरा अपना पर्सनल राय है कि एक डिससेटिस्फेक्शन से एक ग्रुप ऑफ पीपल कि आप हमको नेगलेक्ट कर रहे हैं, हमारे लिए आप सोचते नहीं हैं, हमें बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रही, उसका फायदा उठा के कोई एक पावर, फॉरेन पावर या विद इन कंट्री एक्सटर्नल फोर्सेस उसको बढ़ावा देती है, और शुरू में छोटे लेवल पे वो शायद अपने आप चीज़ करे, उनको नोटिस करके फिर उनको बढ़ावा मिलता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलने शुरू हो जाती है, वेपन्स मिलने शुरू हो जाते हैं, पैसा मिलना शुरू हो जाता है, वो बढ़ती है। अब जब इस एरिया में आप जाते हैं, क्योंकि आप असम से, और मैं उस समय असम में ही काम कर रहा था, तो सबसे पहले तो जो चैलेंज होता है लोगों को के साथ में घुलना मिलना। लोग आपको, आर्मी को देखते हैं कि ये तो गवर्नमेंट का बंदा है, बट मुझे खुशी इस बात की है कि मैक्सिमम जगह पे हमने ये देखा है कि लोग ये सोचते हैं कि आर्मी एटलीस्ट न्यूट्रल है, हमारे अगेंस्ट बायस्ड नहीं होगी, वो एक इम्प्रेशन रहता है। दूसरा, आर्मी जो बोल रही है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जो बोल रही है तो करेंगे, वो एक हमारा अच्छा पॉइंट होता है। और नेक्स्ट चीज़ हमारी जो आर्मी की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है जिस पे हम फॉलो करते हैं, हमारा एक होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना का एम होता है लोगों के दिलों को जीतना जी, तो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स हम बोलते हैं। हमारी शुरुआत इस चीज़ से ही होती है कि पहले आप लोगों को ये यकीन दिलाओ कि हम आपके लिए, हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं। फिर हमारे बातें आती हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशन में किस स्टेज पे हम उस एरिया में गए हैं, वेदर उस समय पीक पे हम इंडक्ट हुए हैं, आर्मी या छोटे लेवल पे इंडक्ट हो जाती है, लेकिन बड़ी मात्रा में, बड़े नंबर्स में होती है। उतने में ऐसे टाइम पे इंडक्ट हुआ जब काफ़ी पीक पे था, तो उस समय सिचुएशन दूसरी होती है। तो हम जब जाते हैं तो लोगों के दिलों में कई बार होता है कि डर बैठ चुका होता है कि अगर हमें आर्मी से बात करते देखा तो जो मिलिटेंट्स हैं हमारे, हमको नुकसान ना पहुंचा दें, हमारे परिवार वालों को या कुछ नुकसान ना पहुंचा दें। तो हमें भी अपने ढंग से बड़े एक डिस्क्रीट तरीके से, ताकि हमें भी एक कॉन्शियसनेस रहती है, हम किसी से इतनी ज़्यादा बात ना करें या बार बार उससे आके ना मिलें कि उनको नुकसान हो। हमारे माइंड में होता है कि पहली चीज़ इंफॉर्मेशन मिलना मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक ज़रूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी पर्सन जो शांति से रहना चाहता है या हमको हेल्प करना चाहता है। तो एक चीज़ वाली होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि हमें ऑब्जेक्टिव भी हासिल करना है कि आर्मी आ गई है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, तो कई तरह की हमको टैक्टिक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। ऑपरेशन वाइज हमें क्योंकि जितने मिलिटेंट्स होते हैं वो लोकल उस जगह के होते हैं, उनको हर छोटे से छोटी गली कूचे का मालूम होता है, वो उस जगह के एडॉप्टेड हैं, वो पानी में कूद के तैर के भी निकल सकते हैं, वो साइकिल पे भी जा सकते हैं, वो नंगे पांव भाग भी सकते हैं। हर चीज़ में हम हो सकता है उनकी जानकारी ना रखते हैं, तो हमें अपने ऑपरेशन इस ढंग से करने पड़ते हैं कि हम कहाँ पहुँच जाएं, कब पहुँच जाएं, उनको पता ना चले। तो मुझे याद है मैं आसाम, लोअर आसाम में कहीं डिप्लॉयड था, बारपेटा आप जानते हो, उस साइड पे की था। तो कई बार हम निकलते थे तो लोकल जो बस चलती थी उसको रोकते थे हम और बस में बैठ जाते थे। अच्छा। और 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है और वहाँ उतरते थे और हमारी गाड़ियाँ बाद में आ जाती थी, ताकि हमको जहाँ पहुँचना है, अब कोई हमको जाते हुए देखेगा ही नहीं, पता नहीं चलेगा। उन लोगों को उस समय इतने मोबाइल तो वैसे भी नहीं होते थे गाँव वगैरह में। कई बार हम साइकिल्स पे निकलते थे, तो इमेजिन हमारी पूरी 10 लोगों की लोग, और जनरली ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं जो छोटी टीम का जाते हैं कि नज़र में कम आए। तो हम 10 लोग अपने साइकिल पे निकले, तो साइकिल भी बहुत चलाई हमने आसाम के अंदर गलियों में, छोटी छोटी पगडंडियों पे। तो वो होता है। और ऑफकोर्स हमारा ट्रेनिंग, काम करने का तरीका, इन चीज़ों के लिए हम ट्रेंड रहते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। हर टोली के हर एक मेंबर को पता होता है कि जब मैं उतरूंगा तो मेरा काम क्या होगा, कौन उस हट को सराउंड करेगा, कौन आगे जाएगा, कौन कवर रखेगा,
कि अगर दरवाज़ा खुलता है तो मैं रेडी रहूँ कि अंदर से कोई फायर आता है। तो हमारी वो सिखलाई है, ट्रेनिंग है, बड़ी अच्छी कारगर। और ओवर द ईयर हम अभी 3 डिकेड से ज़्यादा हो गए जब हम इंसर्जेंसी को देख रहे हैं। तो ओवर द ईयर टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग सब कुछ इम्प्रूव होती जा रही है। सर जैसे हमें आर्मी के बारे में पता है, एयरफोर्स नेवी के बारे में पता है, बट जो स्पेशल ऑप्स होती है, जैसे आपने वेस्ट अफ्रीका में भी काम किया है, तो थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि कैसे अलग अलग टीम्स होती है? जैसे मार्कोर्स है, स्पेशल ऑप्स है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स है, NSG है, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट देम। तो जब स्पेशल ऑपरेशंस के लिए आप कहीं पे जाते हो तो उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है? लाइक आर्मी से ही लोग आते हैं कि अलग से रिक्रूटमेंट होती है? चांस की बात है, मैं कल आगरा से वापस आया हूँ और आगरा में इंडियन आर्मी की इकलौती पैरा ब्रिगेड है। ओके। और वेरी मतलब इलीट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यूजुअली क्या होता है पैरा ब्रिगेड? पैरा ब्रिगेड में एक्चुअली वो कैपेबल हैं कि पूरी दुनिया में शॉर्ट नोटिस पे वो बाय एयर जाके पैराशूट से कूद के और पूरे इक्विपमेंट के साथ में उस एरिया में पहुंच सकते हैं। ओके। तो आप अचानक बोलिए कि मान लीजिए कोई आयरलैंड है इंडिया का जो ऑक्युपाइड नहीं है लेकिन हमारी टेरिटरी है, वहाँ पे आपको लगा कि कोई फॉरेन वाले आके वहाँ बैठना चाह रहे हैं, अब किसी को पहुँचाना है इमीडिएटली, या कुछ और ऑपरेशंस। एक बड़ा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन किया था उन्होंने, मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल गयूम जी। उनके अगेंस्ट कू हो गया था और वो इंडिया के अच्छे दोस्त थे, उनको इवैक्यूएट करना था। तो पैरा ब्रिगेड को जॉब दी गई, वो अपने एयरक्राफ्ट से गए, लैंड किया, उनको पिकअप किया और लेके उनको निकाल के आ गए। तो जो जितनी भी पैरा यूनिट्स हैं और स्पेशल फोर्सेस हैं या नेवी में मार्कोस हैं और एयरफोर्स में गरुड़ हैं, इनकी ट्रेनिंग बहुत ऊंचे दर्जे की होती है, बहुत एक्सट्रीम होती है। हाँ, मैंने सुना काफ़ी ब्रूटल होती है। ब्रूटल इज नॉट द वर्ड, बट इट इज कॉमन पर्सन के इट इज डिफिकल्ट टू थिंक कि हम ये कर सकते हैं। तो जैसे कल ही वो बता रहे थे कि 100 किलोमीटर रन करना है उनको, और उनको 72 आवर्स बिना सोए हुए मिशन पे रहना है, और उनको माइंड को फोकस कराने के लिए 15 मिनट के लिए अंडर वाटर मेडिटेशन विद ऑक्सीजन ट्यूब। ओके। तो आप पूरी दुनिया से लगो कि ऑक्सीजन ट्यूब पे सांस पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आपको सांस लेना है। करेक्ट, हाँ। और कई तरह की चीज़ें हैं। आई थिंक मार्कोस में ट्रेनिंग होते है, आप उल्टे भाग के भी आप फायर कर सकते हो। मैं मार्कोस के बारे में इतना नहीं बोल सकता, वो नेवी का उसमें है, उनका मैंने देखा नहीं, बट आई कैन गारंटी ये हर जो तरीके की इनकी चीज़ें हैं, लाइक बोलेंगे जैसे स्काई से डाइव करके इनके किसी ऑब्जेक्टिव पहुंचना और एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे लैंड करना। कई बार डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं कई जगह कि आप बहुत हाइट से जंप करके और एक 10 मीटर के सर्कल में आपको लैंड करना होता है, वो सक्सेसफुली लैंड करते हैं ताकि आप कहीं दाएं बाएं ना हो। तो बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, और जितना आप सोच सकते हैं उससे ह्यूमन एंडेवर की जो एक आप कुछ सोच सकता है उससे बियॉन्ड करते हैं वो। और जैसे कल वहाँ पे जाके बातचीत भी चल रही थी, और कई लोग, कोई भी वॉलंटियर, आर्मी सोल्जर वॉलंटियर होकर जा सकता है, और अगर वो फिट नहीं होता उस पैरामीटर्स में उनको वापस भेज दिया जाता है, और फेलियर रेट भी काफ़ी रहते हैं इसके अंदर, क्योंकि द काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच इज़ देयर। करेक्ट। आपको कुछ भी खाना पड़ सकता है। और मैंने कमांडो कोर्स किया था अपने अर्ली एज में। हमें वहाँ पे कमांडो कोर्स में ट्रेनिंग दी गई थी, जो ये स्पेशल फोर्सेस वालों के कुछ भी करना ना पड़ा, कि हमें ट्रेनिंग दी जाती कि सांप पकड़िए, उसे काटिए, उसके अब पकाइए और खाइए उसको। ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। और मतलब जो नॉन वेजिटेरियन के लिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत डेलिकेट और टेस्टी होता है। और बात तो आती है जहर की, तो उसका जहर शुरू के 6 इंचेज और जो टील की 6 इंचेज है वो काट दिए जाते हैं, और आप जंगल में हो उसको कैसे पकाएंगे, ये सब ट्रेनिंग इन लोगों के लिए नॉर्मल है। हम तो खाली एक कोर्स में करा हमने, एक बार 35 दिन का कोर्स था, तो वो हमने किया। लेकिन ये किसी भी सिचुएशन में आपको सर्वाइव करना वो सिखाते हैं, किसी भी हालात में। और उनको स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट दिए जाते हैं, स्पेशलिस्ट वेपन्स होते हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो उनको एनेबल करें उस चीज़ के लिए। एंड एज आई सेड ना, उनको शॉर्ट नोटिस पे उनको कभी भी इंडिया के अंदर और एनीवेयर द वर्ल्ड पहुंचने के लिए हमेशा रेडीनेस पोजीशन में रहना होता है। तो उनकी एक लाइफ अलग ही है। राइट। और
उनकी स्टोरीज भी अलग होती हैं जो कई सामने आएंगी और कई सामने नहीं आएंगी। राइट सर, यूजुअली जितने भी आर्मी के लोग हैं, हम कई दफ़ा, जैसे आज भी हम आपके साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस हमें पता चलती है, लेकिन जो आर्मीज़ की फैमिली होती है उनके बारे में हमें उनका जो मेंटल स्टेट होता है, साइकोलॉजिकल सिचुएशन होता है, क्योंकि एक होता है कि आप जा रहे हो, आपके अंदर देशभक्ति की भावना भी है, आपका काम भी है, तो आप जाके फाइट कर रहे हो, तो दैट इज़ अ डिफरेंट मेंटल स्टेट ऑल टुगेदर। और दूसरा होता है जब फैमिलीज लाइक घर पे रहती है, इंतज़ार करती रहती है कि क्या होगा क्या होगा। जैसे हमारे लिए भी बहुत आसान होता है बैठ के बोलना कि हाँ वॉर होना चाहिए, बट इट्स सो डिफिकल्ट फॉर द फैमिलीज। सो कैसे कोप करते हैं यूजुअली? काश आपने मेरी वाइफ को साथ में बुलाया होता, वो आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करती। लेकिन जो आप ये बात बोल रहे हैं ना, ये कई जगह बहुत सामने आती है, लाइक कारगिल वॉर या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। पहली बात तो मैं जैसे आपको बोला ना कि आप भी अगर आर्मी की लाइफ जिएंगे 1 साल 2 साल, आप उसमें रम जाएंगे, आपको लाइफ अच्छी लगने लगेगी। तो वही हाल ये होता है आर्मी, जैसे माई वाइफ वो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं थी, आज वो मेरे से ज़्यादा फौज में रहने के लिए इच्छुक है। वो बोलती है कि काश ऐसा हो जाए हमको कैंट के अंदर एक छोटा सा भी घर दे दे, हम वहाँ रह लें। और वो अभी तक आर्मी की लाइफ को माइंड से निकाल नहीं पाई। मेरी दोनों डॉटर्स, उनको लगता है कि आर्मी का वे ऑफ तरीके के अलावा जो तरीका है, वो तरीका उनको लगता है कि ये तो करेक्ट तरीका नहीं है, ये रहने का तरीका तो ठीक नहीं है। वो मतलब उनके ब्लड, उन्होंने तो आँख खोली आर्मी के अंदर। आर्मी स्कूल्स में पढ़े, आर्मी कैंटोनमेंट में मतलब 10-12 स्कूल्स उन्होंने बदली किए अपनी लाइफ में। स्कूल्स कभी इधर है कभी उधर हैं, असम में भी पढ़ चुके हैं और रायवाला में पढ़ चुके हैं, मेरठ में पढ़ चुके हैं, सुखना में पढ़ चुके हैं, सिलीगुड़ी के साथ में जो है, तो वो सब हैं। तो उनकी माइंड में आर्मी छा जाती है। अब उनका वे ऑफ लाइफ भी ऐसा हो जाता है कि हमको हर चीज़ लोगों से इज्जत से पेश आना चाहिए, एक तरीका लाइफ का ऐसे होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ये चीज़ आ जाती है। और उनकी फीलिंग्स की बात अगर बोलें, वो हमारे जो पीस एरियाज होते हैं जहाँ पे फैमिलीज अलाउड होती हैं, फील्ड में ऐसे अलाउड नहीं होती, पीस एरिया में सारी एक्टिविटीज़ में देखती हैं। हमारे स्पोर्ट्स के फाइनल होते हैं तो वो भी आते हैं, वो भी हमारी अपनी बटालियन के लिए जय और नारे लगाते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे तो हम बीच बीच में जाते थे कैंटोनमेंट एरियाज में, बड़ा मजा आता है। बहुत पार्टीज आर ग्रेट, एवरीथिंग इज ग्रेट। पार्टीज में वो मिलते हैं सारे एक दूसरे के साथ में। हम आज भी, मैं जिस रेजिमेंट से हूँ, आज भी हम लोग एक फैमिली की तरह हैं, हम मिलते रहते हैं। जबकि मैं आर्मी से आउट हो गया, मेरे को अपनी रेजिमेंट छोड़े हुए 20 साल हो चुके हैं। बाकी फिर अपन रेजिमेंट मीन्स की जो बटालियन होती है, कर्नल के लेवल पे कमांड करते हैं, तो वो सब चलता है। अब एंग्जाइटी की बात बोलें तो पहली चीज़ तो एक लेडी जो होती है, जो आर्मी ऑफिसर से जिसकी शादी होती है, वो उसके लिए, अगर वो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं है, मैं अपनी वाइफ का किस्सा सुनाऊँ, उनके कई चीज़ शॉक्ड होती हैं। शादी तो करवाई आर्मी ऑफिसर से, आर्मी का कैप्टन था। पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? पहली पोस्टिंग हुई जम्मू से आगे, अखनूर से भी आगे एक जगह है, छोटी सी गांव का एरिया था, फील्ड एरिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए फैमिली लड़ होती थी। और वहाँ पे रह रहे हैं हम, गांव के ऐसे कच्चे घर होते हैं उसमें। तो वहाँ सोचा था, तो मूवीज में देखते थे आर्मी का ऑफिसर बड़े आलिशान घर में आ रहा है और यहाँ पे एक झोंपड़ी टाइप हट में रह रहे हैं वो। तो ऑप्शन है कि या तुम रहो या तो चले जाओ, जहाँ पे हमको मिलते हैं अलग एकोमोडेशन, वहाँ रहो, आप जम्मू के अंदर रहो। तो वो उनके लिए शौक होता है अलग अलग टाइप की जगह पे रहना, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, वो रहना। फिर जैसे बोला कि आर्मी की लाइफ देखना शुरू करते हैं वो, और सेम बच्चों के लिए होता है। कभी तो आप दिल्ली के बड़े अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं कि एक छोटी जगह पे छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर बच्चों के लिए होता है उस एज में अपने दोस्त बना के, उस टेंडर एज के अंदर छोड़ के नए जगह पे अनजाने माहौल में आना, और फिर अनजाने जीरो से शुरू करना, लोगों से दोस्ती बनाना, ये करना। कई जगह लैंग्वेज उनको वहाँ की लोग नहीं आती जो सब बोल रहे होते हैं। अगर मैं असम की बात करूँ, सब मैक्सिमम लोग अगर एसएमईज बोल रहे हैं, इनको नहीं आती, तो आधे बच्चों से तो बात ही नहीं हो पा रही उनसे। तो ये चीज़ होती है उसके अंदर।
और फिर कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जैसे कारगिल की लड़ाई थी। कारगिल की लड़ाई हम काउंटर इंसर्जेंसी में हैं। आर्मी में एक बोला जाता है कि फैमिलीज के लिए कि नो न्यूज़ है गुड न्यूज़। उसका मीनिंग ये है, तो अगर आपके फैमिली मेंबर को कुछ हुआ है, कुछ भी दुर्घटना हुई है, तो आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर न्यूज़ आ जाएगी। तो विच इज़ द बैड न्यूज़। नो न्यूज़ मीन्स कि ठीक है, आउट ऑफ कम्युनिकेशन है इस समय, कुछ सेफ है, सब कुछ है। मैं अगर कारगिल की लड़ाई का जिक्र करूं तो हम जब अटैक ऑपरेशन में जाना था, एक तो हम आउट ऑफ कम्युनिकेशन वैसे ही थे। वहाँ पे 2-3 दिन के अंदर एक सैटेलाइट फ़ोन आते थे, सैट फ़ोन बोलते थे, उससे हम लोगों को पूरी बटालियन के लोग होते, तो हमको बड़ा लिमिटेड टाइम मिलता था, 1 ही 2 मिनट की, जस्ट बता दो ठीक ठाक हो तुम सब। तो कि सबने वेट करना होता था औरों के पास। तो हमने नेचुरली नहीं बताया था कि हम ऑपरेशन में जा रहे हैं। तो लेकिन किसी ना किसी और लोगों के माध्यम से मालूम चल गया कि ऑपरेशन पे गए हैं, अटैक पे गए हैं, और मेरा भी मालूम चल गया। तो जैसे ही मालूम चला तो मेरी वाइफ तो थी, बच्चे छोटे थे, और मेरी मदर भी वहाँ थी। तो वो तो जब जिस दिन मालूम चला, और उस दिन से बस वो तो फिर मंदिर के आगे उठे नहीं उसको। लेकिन चांस की बात है, उसके 24 घंटे के अंदर ही हम लोग, और ऑपरेशन ख़त्म हो गया था, हम वापस आ गए थे। और चांस की बात है, जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो सैटेलाइट फ़ोन वहाँ मंगवाया कि सब अपने घरों से बातें करो। तो बातें करी तो उन्होंने रात के सांस ली। लेकिन वो टेंशन के बारे में जो चीज़ें हैं वो, मेरी डॉटर को लिखने का शौक़ है, उसने भी कुछ दिन टाइम पहले ही पिछले साल 25वें कारगिल विजय दिवस पे अपनी फीलिंग लिखी कि क्या मतलब मेरे को फीलिंग, जब मेरे को मालूम चला कि उस समय ये बात है, वो थी 7 साल की। जब मैंने लोगों से सुन रहा था कि ऐसा होता, तो मेरे को क्या फीलिंग आ रही थी उस समय। तो ये सब चीज़ें थी जो फैमिलीज़ के साथ में होता है। उनको हर कंडीशन में हर जगह रहना पड़ता है, हर टाइप की एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। अपने परिवार के, अपने हस्बैंड को, अपने फादर को कई चीज़ें ट्रेनिंग में करते हुए कई बार देखने का मौका मिलता है। उनकी कहानियाँ सुन के कि किस टफ चीज़ों से वो निकल रहे हैं, वो सुनने को मिलता है। तो उनका फीलिंग और उनका कनेक्शन उन चीज़ों से काफ़ी बन जाता है। जी जी। सर, आपने अपने पूरे सर्विस पीरियड में काफ़ी ऑपरेशंस में पार्ट लिया, बहुत सारी चीज़ों में आपका पार्टिसिपेशन रहा है। अगर एक कोई मेमोरी है जो आपके लिए, अगर मैं पूछूं कि सबसे पेनफुल मेमोरी है जो आज भी आपको याद आता है, तो इट्स वेरी पेनफुल फॉर यू, व्हाट वुड इट बी? पेनफुल तो कारगिल वॉर का था। मेरी आंखों के सामने मालूम कि एक ऑफिसर, एक जैसे, और 26 जवान शहीद हुए अलग अलग उस 2-3 अटैक के पीरियड में, और मेरे सामने उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लपेट के ले जाया गया। तो वो काफ़ी पेनफुल है, जिनके साथ में हम इतने दिनों से रह रहे थे। तो वो सब था। जैसे मैंने नाम लिया था कैप्टन जिंदू गोगोई का, हमारे साथ उस गुफा में हम इकट्ठे बैठते थे, बातें करते थे ना। फिर वो अटैक पे गए और ये सब हुआ। तो कारगिल का एक डेफिनेटली बहुत पेनफुल वो था, और उसमें काफ़ी चीज़ें उसके मिक्स थे रीज़न। एक तो उसकी शुरुआत ही एक पाकिस्तान के द्वारा विश्वासघात से हुई थी। वो एक ज़्यादा गुस्सा था जी। और मेरे को लगता है हम इंडियंस की आदत है, हम विश्वास जल्दी कर लेते हैं, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, और हम सिंपली लोगों को अपनी बात बोल देते हैं। तो हम लोगों के लिए विश्वासघात बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आपने एक चीज़ बात करी, मैं अभी कुछ दिन पहले ही 5-6 दिन पहले ही 4 दिन कारगिल विजय दिवस से विदा आया, तो मेमोरीज भी मेरे माइंड में बहुत फ्रेश है उस चीज़ को लेके। दैट इज़ दी थिंग। सर, हमारा प्लेटफॉर्म इंडियंस है, एंड हम आप जैसे इंडियंस को ही सेलिब्रेट करते हैं। सो इफ़ आई आस्क यू, हु आर द इंडियंस दैट यू लुक फॉरवर्ड टू, लुक अप टू? सबसे पहले मैं ऑनेस्टली, मेरे माइंड में एक ही नाम आता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का। मैं कई सालों से उनकी स्टोरी सुनता रहा, समझता रहा। तो वो मुझे लगता है कि एक ट्रू एग्जाम्पल है ट्रू इंडियन का। सिंप्लिसिटी, नो रिक्वायरमेंट्स, जिसके लिए हम इंडियन जाने जाते हैं कि हम थोड़े में खुश होना जानते हैं। ब्रेन्स, हमारे इंडियन रीजन का IQ वर्ल्ड में काफ़ी हाई माना जाता है। एंड उनको अगर आप देखें तो उनकी डेडिकेशन फॉर द पर्पस, जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि
मतलब उनके पास केवल 6 सफारी सूट थे जिसके हाथ में होता है। मुझे अभी 2 दिन पहले मैं किसी जगह पे था तो उन्होंने बताया कि उनके ब्रदर अभी भी अपने नेटिव साउथ में अपने गांव में अभी भी अम्ब्रेला रिपेयर का काम करते हैं। तो इतनी सिंप्लिसिटी और उनकी जो ह्यूमन टच था वो वाज अमेजिंग। तो मुझे अभी 2 दिन पहले कोई स्टोरी सुना रहा था, जब वो इस पे सैटेलाइट पे काम कर रहे थे तो सैटेलाइट में कुछ कंपोनेंट को बड़ा लाइट रखा जाता है कि जितना भी कम वेट हो ताकि ऊपर वेट जाने में। तो वो कहीं गए किस जगह पे, तो जहाँ पे लोगों को बच्चों को आर्टिफिशियल लेग कुछ लगाते थे उसमें, तो उन्होंने देखा कि उनको चलने में भी बड़ी मुश्किल होती थी। छोटे बच्चे, इतना वेट 4-4 kg का। तो कोई बात हुई तो उन्हें खट उनसे आया, कोई उन्हें बोला कि हाँ, किसी ने तो पूछा कि हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या थी। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने बच्चों को देखा तो मेरे माइंड में आया कि जिस मटेरियल का हमने फाइनल बनाया कि एक अच्छा मटेरियल है जो स्ट्रांग है और लाइट है, जो हम अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, इनके लिए क्यों ना अप्लाई करें। तो वो 4 kg का जो वेट था जो अपने दोनों पैरों में पहनते थे 4-4 kg का, उसको रिड्यूस करके वो 400 ग्राम का ले आए उसके कारण। तो उनसे पूछा कि हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या है, तो उन्होंने बोला कि हैप्पीएस्ट मोमेंट है जब मैं उनको पहनाया गया उसके साथ में वो दौड़ना और खेलना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट है। ऐसे इंसान को आप अपना आइडियल बनाएं कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करें। आपकी काबिलियत हर एक के लिए, आपकी भी काबिलियत है, मेरी भी काबिलियत है, कुछ करें। तो मैं अगर आइडियल एक बोलेंगे तो वो है, और छोटी छोटी बातें अगर बोलेंगे, मैंने बहुत लोगों से बहुत सीखी। मैं कई नाम ले सकता हूँ, मैं एक नाम लूँगा तो दूसरे के साथ में इंसाफ नहीं होगा। मैं अगर बात करूँ कि मैं बताया अपनी रेजिमेंट की, मुझे वो इथोस इतनी अच्छी लगी है अपनी, जो मैंने वो बोलते हैं कि जो आप ऑफिसर बन के पहली बटालियन में जाते हो, वहाँ जो सिखाया जाता है आपकी ज़िंदगी भर आपके माइंड में रहता है। हमें ये सिखाया गया काम का मतलब काम होता है, उसमें कोई है ना आपके में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, आपसे अच्छे से काम लिया जाएगा। काम के बाद में जब आप शाम को मिलते हो तो मैं आपका वेलविशर हूँ, आप बताइए आपका दुख क्या है, मैं आपको बताऊँगा। मैं आपका वेलविशर हूँ, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वो इथोस मैंने देखी है, इतनी अच्छी हैं। और नेक्स्ट चीज़ है, कोई भी इंसान हो, कोई चाहे वो सफाई कर रहा है और उससे ऊपर कोई भी लेवल तक, आप दूसरे इंसानों को कुछ नहीं दे सकते, आप उसको एक चीज़ दे सकते हो, इज्जत। उससे अच्छे से बात कर लो। तो ऐसी चीज़ें मैंने अपनी रेजिमेंट में सीखी, बटालियन में सीखी। जो मेरे उस समय मेंटर्स थे, बहुत सारे थे, उनको मैं याद कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स में मुझे लोगों ने सिखाया। मेरे को म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है। मैंने असम में जब पोस्टेड था तो मेरे को आज तक इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखा था, और बचपन से मुझे ना मेरे घर में लोग बोलते हैं कि बड़ा होकर मैं जब भी गाना चलता था मैं टेबल बजाने लगता था। तो उन्होंने बोला कि आप बड़ा होकर तबलची बनना है। मैं कहा तबलची नहीं तो मैं तबले मास्टर ज़रूर बन गया। वो कहते कैसे? मैं कहा टेबल को अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो तबले पढ़ोगे ना। और वो आदत मेरी बचपन की आज तक है। अगर आप म्यूज़िक अभी चला दो, मैं आपका पॉडकास्ट से माइंड हट जाएगा, मेरे हाथ चलने लग जाएंगे। तो मैंने थोड़ा बहुत तबला सीखा वहाँ पे असम में। मैं इलाहाबाद में पोस्टेड था, मुझे गाने का शौक़ है, तो वहाँ पे इलाहाबाद में घराने बड़े हैं गाने के, थोड़ा बहुत सीखा। ऐसे तो गुरु बहुत सारे हैं। मुझे अच्छी आते, मेरे एक थे सीनियर, उन्होंने सिखाया कि कोई नया सोचो, नई चीज़, जो हर कोई कर रहा है वो तो कर रहा है। मैं उनका भी, मेरे जो सीनियर थे वो ब्रिगेडियर थे उस समय, जब मैं कर्नल था, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो टर्निंग पॉइंट था। मैं आज तक वही करना चाहता हूँ जो बाकी लोग नहीं कर रहे। बाकी वो तो कर ही रहे हैं ना, हो ही रहा है। तो मेरे कई जो इनिशिएटिव मैं कुछ जो कोशिश कर रहा हूँ, आर्मी के अंदर भी, आर्मी के बाहर भी, वो उससे जुड़े हैं कि नई सोच को लाओ। जो सब कर रहे हैं, जिसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा उसको ढूंढो। तो गुरु बहुत हैं। आप भी मेरे गुरु हैं। आप जो चीज़ से आप मेरे से पूछ रहे हैं, जिस पर्सपेक्टिव को सोच रहे हैं, वो मुझे एक अपने ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि पर्सपेक्टिव लाइफ में क्या होना चाहिए। मैं अपनी लाइफ को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर आप एक सीकर हो, आप सीखना चाहते हो, तो गुरु आपको हर एक में मिल जाएगा। तो और अगर आप सीकर हो, आप गुरु हो सकता है आपको शिष्य ना मिले, लेकिन आप एक जानना को इच्छुक हैं। और मतलब विद ड्यू ह्यूमिलिटी मैं ये कहना चाहता हूँ,
मेरे को सीखने का बहुत शौक है किसी से भी, कोई भी सिचुएशन में मेरे से गलती, मैंने रिसेंटली भी बहुत रिसेंट टाइम में फ्लाइट मिस करी अपनी गलती से। अल्टीमेटली मैं सोचा यार हो गया ना, खुश रहा अभी, और जो सीखना चाहता है उससे सीख ले। तो गुरुज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एक नाम बोलो तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। जी जी सर, आपने रेजिमेंट की बात की एंड आपके इतने सारे मेडल्स है, आप थोड़े ये इन मेडल्स के बारे में बताना चाहेंगे? एक्चुअली मेडल्स हर एक चीज के लिए अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। ओके ओके। कि कुछ जैसे आपने 9 ईयर सर्विस करी उसका मिला, ओके। कारगिल वॉर लड़ी उसका मिला, ओके। मुझे सेना मेडल मिले हुए हैं, तो ये सेना मेडल का, तो इनके अलग अलग इम्प्लीकेशन होती हैं कि आपको देख के कोई जो आर्मी वाला समझ जाएगा कि आपने कहाँ का सर्व किया। अगर आपने हाई एल्टीट्यूड में किया उसका अलग होता है, ये उससे कनेक्टेड होते हैं। और कुछ अवार्ड्स होते हैं, कुछ मैंने लगाए नहीं हुए अभी, कुछ हैं, तो वो सब होते हैं। तो अगर हम किसी एक मेडल या अवार्ड के बारे में बोले जो आपको मिलने के बाद मतलब आपको लगा कि यू फेल्ट द मोस्ट प्राउड। देखिए, मेरे को 2 बार सेना मेडल मिला हुआ है जी, और 6 बार अलग अलग कमेंडेशन कार्ड मिले हुए हैं, लेकिन एक मुझे सर्टिफिकेट मिला था जिसका मुझे बहुत गर्व हुआ। जी। हम लोग इंडियन ट्रूप्स गए थे यूएन पीस कीपिंग मिशन में वेस्ट अफ्रीका में, एक ऑपरेशन हुआ था। जी। उस ऑपरेशन में मैं उस समय मेजर था, तो उस ऑपरेशन में हमें जिम्मेदारी दी गई थी। वो ऑपरेशन बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है उस पर एक ऑफिसर ने किताब लिखी थी उस ऑपरेशन पे। वो किताब शायद बॉलीवुड में किसने खरीद ली है, जी। हो सकता है, मैंने सुना है, अफवाह है क्या, इट्स राइट, उस पे मूवी सिएरा लियोन के ऊपर बनने वाली है। उस ऑपरेशन में जो इंडियन आर्मी को इज्जत मिली और मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था फ्रॉम दी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी जो यूएन के जो हैं सेक्रेटरी जनरल, उनका एक सर्टिफिकेट मिला था, उनके स्पेशल रेप का, जो सिएरा लियोन में थे। मुझे लगा कि वो एक बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन था हमारी सेना के लिए। मैं था, कोई और होता, दैट इज इमेटीरियल, लेकिन इंडियन आर्मी को, और एक्चुअली मैंने वहां देखा कि इंडियन आर्मी के काम करने का तरीका, वहां 7 कंट्रीज की आर्मी थी जो ऑपरेट कर रही थी। उसमें कौन सी थी? मुझे अब सारे नाम याद नहीं है, लेकिन अफ्रीकन यादा थी जी। हमारी, थी बांग्लादेश की थी, पाकिस्तान की थी, नाइजीरिया की थी, युगांडा की थी, और कुछ 1-2 कंट्री में थोड़े नाम, कीनिया की थी। ओके। और जो स्टाफ था हेडक्वार्टर्स में, वो यूरोपियन, यूएस सबके थे वो। तो वो था। तो वहाँ पे मुझे याद है कि एक जॉर्डन की आर्मी थी। एक ऑपरेशन, जब बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होना था, तो जितने भी आर्टिलरी के अफसर थे जिनकी फायरिंग होनी थी हमारी आर्मी आर्टिलरी के साथ में, तो जॉर्डन की आर्मी के एक ब्रिगेडियर आए। तो उन्होंने बोला कि सबको इंग्लिश में कि भी ना प्लीज़ आप कुछ नहीं बोलेंगे, ये मेजर जो इंडियन आर्मी के ये जो बोलेंगे हम उसको वो फॉलो करेंगे। उस ऑपरेशन के बाद में अल्टीमेटली हमने ख़त्म किया। वो जब मुझे सर्टिफिकेट मिला वाला, तो मुझे लगा कि यार ये इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन आर्मी का ग्रेट रिकॉग्निशन है। दैट मेड मी फील वेरी प्राउड ऑफ इट। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से नेशनलिज्म और जिंगोइज्म में क्या फ़र्क है? देखो, नेशनलिज्म, मैं अगेन बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि मैंने ये लेपल पिन लगाया हुआ है, ये मुझे क्या पेट्रियोटिक बनाता है या नेशनलिस्टिक बनाता है? आंसर इज नो। ये एक सिंबल है। मैं अपनी लाइफ में किस तरीके से काम कर रहा हूँ, वो काम ज़रूरी नहीं है कि मैं आर्मी के लिए कर रहा हूँ। मैं वो काम कर रहा हूँ जो देश के लिए अच्छा है। चाहे मैं अपने घर का कचरा भी रोड पे नहीं फेंकता, या अपनी सोसाइटी के लिए मैं कचरे का डिस्पोजल का करेक्ट तरीका निकालता हूँ, चाहे मैं किसी काम में रिश्वत नहीं लेता अगर मेरे को कोई जिम्मेदारी मिली हुई है, चाहे मैं एक एज ए टीचर अच्छा पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं वो ऐसा काम कर रहा हूँ जो सोसाइटी और देश के लिए अच्छा है, तो वो नेशनलिस्टिक फीलिंग है। मैं हेट्रेड को नहीं बढ़ा रहा, मैं सोल्यूशन फाइंडिंग कंट्री के ऊपर लिए सोच रहा हूँ, ना कि प्रॉब्लम का जो आग जल रही है उसमें घी डालने का काम कर रहा हूँ। जिंगोइज्म तो इज़ ए वेस्ट, मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने कहीं और भी, हाँ, एक सुबह मैंने एक मैसेज भेजा था किसी को, बड़ा छोटा था, कि बाढ़ में एक छोटी सी टोकरी में एक बच्ची
एक छोटे से पपी को लेके जा रही है, तो मैं उसमें नीचे मैसेज था कि स्मॉल एक्ट गुड एक्ट ऑफ हेल्पिंग समबडी इज बेटर देन प्रोमिसेस एंड टॉकिंग. तो जिंगोइज्म तो आई फील इट्स ए टॉकिंग, फॉल्स प्रोमिसेस. एक्ट आप क्या कर रहे हो, और वो अगर आप नेशनलिस्टिक बात कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ आप अगर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नेशनलिस्टिक है. अगर आपके पूरे ऑफिस में सभी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं बिना किसी और नेगेटिव ब्लैक चीज़ों के, तो नेशनलिस्टिक फीलिंग हो गई ना वो उसके अंदर. तो दैट इज़ व्हाट इज द डिफरेंस आई फील. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सर बिफोर वी कंक्लूड, हमें पता तो चल ही गया है कि आपको संगीत का बहुत शौक है, तो कुछ गुनगुनाए बिना तो हम आपको जाने नहीं दे सकते. जो भी आपका फेवरेट हो. नहीं, मेरा फेवरेट है, जो जैसे मैंने बोला है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग में रहो और कोशिश करो कि करंट में जियो. तो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, उसकी मैं लाइन बीच में सुनाता हूँ. उसका है, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही 4 पल हैं, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले. वाह, थैंक यू सो मच सर. मैं ये कहना चाहूँगा कि वी विल ऑलवेज बी इंडेप्टेड टू पीपल लाइक यू, द आर्म फोर्सेस. आप हो इसीलिए हम हैं, हम इतने सुकून से जी पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई बॉर्डर पे खड़ा है. And it has been such a privilege to have you here and have this conversation. Hopefully, we will get to sit again someday and discuss more of your stories. Thank and you, Vishal. experiences. And I must like to compliment you कि आप एक इंडियंस की थीम को लेके आगे चलना चाह रहे हैं, और आई एम श्योर ये सबको एनकरेजमेंट देगा टू बी अ गुड इंडियन. ऑल द बेस्ट टू योर चैनल, योर एजेंसी. जय हिंद. Thank you. Jai Hind, sir.